हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मजे में फैंटास्टिक फैंटाब्लस मजेदार जन्नाटेदार एकदम रापचिक माहौल चल रहा है ना। चलना चाहिए भाई, चलना चाहिए, ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है ना। ज़रूरी क्यों होता है? क्यों भाई? खुश रहोगे, ब्रेन अच्छा रहेगा। ब्रेन अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी कर पाओगे। पढ़ाई अच्छी कर पाओगे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, है ना। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, वैसे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है पीछे का, है ना। ज़रूरी होता है बिकॉज चेंजेस आर नेसेसरी, है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है। तो बहुत दिनों से क्लास 10th ही चल रहा था भाई, करीब हो गए 7-8 दिन आई थिंक मे बी, है ना। तो आज बारी है क्लास 9th, अगेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने मैथ्स में चैप्टर 4 तक ख़त्म कर लिया। ठीक है। आज बारी है चैप्टर 5, यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। किसकी बात है बच्चा? यूक्लिड ज्योमेट्री। अब देखो, ये जो ज्योमेट्री शब्द है ना, ये जो ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्योमेट्री के बारे में सबने जानते हो, सब सबने पढ़ रखा है। ज्योमेट्री मतलब वो फिगर्स, डायग्राम्स, कुछ कुछ याद होगा ना, है ना। तो इसके अंदर बस कुछ वैसी ही बातें करने वाले हैं। ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, एक ही बार के अंदर खत्म भी हो जाएगा, जस्ट वन शॉट है एकदम, है ना। तो समझो जरा, पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ, यूक्लिड ज्योमेट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री जो इंट्रोड्यूस करी थी, वो करी थी ज्योमेट्री के फादर, ठीक है, यूक्लिड ने, है ना। ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड ने करी थी, जिनके नाम पे पड़ा। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और इसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। अब ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जैसे कि कोई लैंड नापनी है, कोई जगह है, ज़मीन है नापनी है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको स्टडी करना था। ठीक है। एंशियन सिविलाइजेशन, पुराने समय में, जैसे कि इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, इंडिया में, इन सब जगहों पे ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो यूक्लिड ज्योमेट्री केम इनटू प्ले व्हेन यूक्लिड accumulated all the concepts and fundamentals of geometry into a book called Elements। तो ये जो यूक्लिड की ज्योमेट्री थी, ये तब रोल में आई, तब इसका खेला शुरू हुआ, ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल एक ज्योमेट्री की बुक के अंदर आया, जिसका नाम था एलिमेंट्स। दिस बुक स्पोक अबाउट द डेफिनेशंस। इस बुक के अंदर डेफिनेशंस थी, एक्सियोम्स थे, थ्योरम्स थी, ठीक है, और कई सारे अलग अलग शेप्स के प्रूफ थे कि भाई ये शेप है, इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। ठीक। यूक्लिड स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट द, और यूक्लिड्स ने शेप, साइज, पोजीशन, सॉलिड शेप्स के बारे में और कई सारे टर्म्स बताए थे, जैसे कि सरफेस, स्ट्रेट, कर्व्ड, लाइंस, पॉइंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो सम ऑफ हिज फंडामेंटल अबाउट सॉलिड शेप्स। अब जो सॉलिड शेप्स बनते हैं, उन सॉलिड शेप्स के ऊपर इन्होंने कुछ बातें बताई थी। क्या थी? पहली बात थी, अ पॉइंट हैज़ नो पार्ट्स। अगर कोई पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है, हमने ऐसा करके गोला बना दिया, ये एकदम गोल गोल सा बना दिया। अब इसके क्या कोई पार्ट नज़र आ रहा है? कुछ नहीं ना, पॉइंट है, नॉर्मल सा बिंदु है। इसके क्या कोई कहीं पे पॉइंट्स नज़र आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। मैं कहा बस यही है, इसके कोई पॉइंट के कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई होती है। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन खींची, तो ये लाइन सीधी की सीधी चलती चली जा रही है, ये लंबाई है सिर्फ, ये सिर्फ लेंथ है। क्या इसकी कोई चौड़ाई है? नहीं सर। कोई भी एक पतली सी लाइन खींच दो, ऐसे करके नॉर्मल सी लाइन खींच दो, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब जैसे कि ये लाइन जो खत्म हुई है, तो इसके जो एंड्स होते हैं, इसके जो एंड्स होते हैं, जैसे कि एक ये एंड हो गया, ठीक है, एक ये वाला एंड हो गया, ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एक ये एंड हो गया और एक ये एंड हो गया। तो ये जो एंड्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पॉइंट कहा जाता है। क्या कहता है बच्चा लोग? पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन बनाई गई, जैसे कि यही स्ट्रेट लाइन बनाई गई, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये पॉइंट्स के ऊपर बनी होती है। किसके ऊपर बनी है? पॉइंट्स के ऊपर। मान लो हम यहाँ पे पॉइंट्स हम दे देते हैं, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हमने दे दिए, तो पॉइंट्स के ऊपर क्या बनी होती है? लाइन बनी होती है हमेशा। ठीक। अब आगे क्या चीज़ लिखी हुई है? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस तभी होती है जब उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे कि मान लो ये हमने बना दिया, स्क्वायर जैसा कुछ बना दिया, ठीक। तो ये एक सरफेस है। ये सरफेस तब है जब इसकी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ ब्रेथ होगी। जैसे कि हमारी ज़मीन, ठीक है, दीवारें, वो सरफेस है ना। ये दीवार है, ये सरफेस है, ज़मीन सरफेस है, ठीक। आप जिस फ़ोन पे देख रहे हो, उसके फ़ोन की स्क्रीन सरफेस है, या लैपटॉप पे देख रहे हो, उसकी स्क्रीन सरफेस है, क्योंकि उसकी एक लेंथ है और उसकी एक ब्रेथ है। क्लियर?
चकाचक एकदम, मामला क्लियर, सॉर्टेड, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मजेदार तरीके से, है कि नहीं है भाई? सर है। ठीक है। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ अ सर्फेसेस आर लाइंस। ठीक, अब जो कोई भी सरफेस बनती है, अब जैसे कि ये सरफेस बनी, तो ये जो सरफेस की जो एज है, ये जो एज है, ठीक, ये क्या है? लाइन है। इसे क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चा लोग? लाइन कहा जाएगा। ठीक, क्लियर? क्या कहा जाएगा? लाइन कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ प्लेन सरफेस है सरफेस दैट लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। और एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होती है जो हमेशा लाइन पे बनती है। किस पे बनती है बच्चा लोग? लाइन पे। देखो लाइन के बिना तो सरफेस नहीं बनेगी। क्लियर? तो बस ये बात। नेक्स्ट, अब यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स हैं। एक्सियोम्स मतलब कॉमन नोशंस। नोशंस जो नोटेशंस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, लाइक कि जो चीज़ दे दी गई बस वही सच है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल बातों को इन्होंने बताया था, वो एक्सियोम्स होता है। ठीक, क्लियर? वो क्या होता है? वो एक्सियोम्स होता है। ठीक, चकाचक। तो यूक्लिड एक्सियोम्स आर कॉमन नोशंस। यूक्लिड एक्सियोम्स जो होते हैं कॉमन नोशंस है, आर द एजम्पशंस ऑफ द एनी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। जहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करी गई थी, मतलब कुछ चीज़ों को माना गया था, यूनिवर्सल ट्रुथ से लिया गया था, सच्चाई से लिया गया था, दैट हैव नॉट बीन प्रूवन, जिनको प्रूव नहीं किया गया था। लेकिन इनकी बुक में एलिमेंट जो जिसका नाम है, यूक्लिड रोट अ फ्यू एक्सियोम्स और कॉमन नोशन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल शेप। तो उन्होंने कुछ ज्योमेट्री के शेप से रिलेटेड कुछ कॉमन नोशंस लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला जो एक्सियोम कहता है, वही क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये है, वो दूसरी चीज़ के सेम है, तो एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। अब मान लो ये ऐसे करके मैंने गोला बनाया, ये ऐसे करके गोला बना दिया, ठीक, और ये ऐसे करके गोला बना दिया, है ना? तो अब ये वाला गोला और ये वाला गोला आपस में बराबर है, इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक, जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, अरे स्क्वायर बन गया, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक, और यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ठीक, तो ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस ट्राइंगल के एरिया के क्या है? बराबर है। ठीक, एंड आगे क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, अब जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। समझो, अगर कोई चीज़ इधर है और कोई चीज़ इधर है, ये दोनों आपस में बराबर है, मैं कोई नई चीज़ ले आऊँ, मान लो बोल दो ये पेन, अब ये वाला पेन जो था वो इस वाले हाथ के बराबर था, तो ये वाला पेन इस वाले हाथ के भी तो बराबर हुआ, क्योंकि ये वाला हाथ इस वाले हाथ के बराबर था। तो थोड़ा है, थोड़ा सा मतलब ध्यान दो। ठीक, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ठीक, और इस ट्राइंगल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है ना? एग्जाम्पल में जैसे कि लिखा गया है कि अगर P और Q आपस में बराबर है, Q और R आपस में बराबर है, तो ये P और R भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो सेम थिंग के इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही होती हैं। ठीक, एक्सियोम 2 क्या दिया था इन्होंने? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए, मतलब बराबर की चीज़ों में बराबर चीज़ें जोड़ी जाएं, तो जो होल बनता है, मतलब जो पूरा बनता है, वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। हमेशा कैसा होता है बच्चा लोग? इक्वल होता है। जैसे कि इसके अंदर लाइन सेगमेंट ए बी ली गई, ऐसे करके पॉइंट ए पॉइंट बी लिया गया, जहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया पी, एक पॉइंट ले लिया गया क्यू, पॉइंट पी दे तो पॉइंट क्यू। तो जो ए पी था वो किसके बराबर था? क्यू बी के बराबर था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी वो क्यू से लेकर बी तक के बराबर थी। ठीक, तो अगर हम इसमें पी क्यू को जोड़ दें दोनों तरफ, ए पी प्लस पी क्यू बराबर क्यू बी प्लस पी क्यू, मतलब इक्वल इक्वल चीज़ ही तो जोड़ी, इक्वल में इक्वल चीज़ ही तो जोड़ी हमने। ए पी प्लस पी क्यू मिला करके क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा।
ये इतना पार्ट हो जाएगा ए क्यू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बी, पी क्यू बी मतलब पी बी हो जाएगा पी बी। तो देखो ए क्यू बराबर पी बी हो गया, बस यही बात बतानी है कि अगर इक्वल में इक्वल चीज़ें जोड़ोगे तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल में से इक्वल घटा दिया जाए तो रिमाइंडर्स भी जो बचते हैं वो इक्वल बचते हैं, ठीक। जैसे कि इसके अंदर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ठीक। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ठीक। तो क्या किया गया, इफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज रिमूव फ्रॉम बोथ द रेक्टेंगल, मान लो इसमें से ये वाला ट्राइंगल हटा दिया जाए, इसमें से ये वाला ट्राइंगल हटा दिया जाए, ठीक, तो बचा हुआ जो एरिया होगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया था वो तो निकल गया, तो बचा हुआ एरिया बराबर हो गया, आंसर हो गया, क्लियर, बस यही बात। नेक्स्ट, एग्जाम 4 क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर, ऐसी चीज़ें जो कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड का मतलब किसी एक जगह पर आती है, किसी एक पॉइंट पर आती हैं, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट के साथ, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है ना, ए बी ले लिया, बीच में हमने एक पॉइंट दे दिया सी, ठीक, तो ए सी प्लस सी बी जो है, ठीक है, वो ए बी के अंदर आ रहा है, ए बी के अंदर आ रहा है, तो बात सिंपल सी है, एक्सियम 4 ये कहता है कि भैया जो ए सी प्लस सी बी है वो ए बी के बराबर ही होगा, मतलब कि ये जो बीच का पॉइंट आ गया गलती से अंदर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम हमेशा इस पूरी लाइन के बराबर होगा, सब जानते हैं, तो सही बात। नेक्स्ट, एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक, जो होल होता है, होल मतलब जो पूरी चीज़ें होती हैं वो किसी एक पार्ट से ज़्यादा होता है, होल मतलब सब कुछ, तो वो सब कुछ जो होगा वो किसी एक पार्ट से हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि ऊपर वाला फिगर लिया है ना, ए सी इज़ अ पार्ट ऑफ, ए सी जो है, इसमें जो लाइन ए सी है, इधर इधर देख लो, ए सी एक पार्ट है, ये क्या है, एक पार्ट है, लेकिन ए बी जो है वो पूरा का पूरा फिगर है, तो ए सी जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू ए बी, है कि नहीं, तो वही चीज़ ए बी बड़ा है ए सी से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीज़ें जो डबल हों सेम थिंग की ही वो बराबर है। अब जैसे कि ए बी है बराबर बी सी के था, अब दोनों को डबल कर दो तो टू ए बी बराबर टू बी सी के हो जाएगा, आपस में बराबर है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अब ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के लिए क्या है, आधी हो जाए अगर तो भी बराबर है, ठीक, तो भी क्या है, बराबर है ना, ठीक। जैसे कि दो आइडेंटिकल सर्कल लिया गया, मतलब एक ये गोला लिया गया, ठीक, और एक ये गोला लिया गया, है ना, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ठीक है ना, डायमीटर D1 और डायमीटर D2, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर डायमीटर को हाफ करोगे, D1/2 करोगे, D2/2 करोगे, तो ये R1/R2 के तो हो जाएंगे, बस ये बात, सब आपस में मामला बराबर चल रहा है, बस यही समझाने की कोशिश है। यूक्लिड्स ने फिर कुछ पॉस्टुलेट्स भी दिए थे, पॉस्टुलेट्स का मतलब अवधारणा है, ठीक है ना, रियलिटी नहीं पर होती है। यूक्लिड पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करना है तो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट वी नीड टू गेट फेमिलराइज्ड विद, तो हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, मतलब कुछ शब्द पता होना चाहिए। यूक्लिड टॉक अबाउट 3 स्टेप प्रोसेस फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स विच इज सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट, तो यूक्लिड साहब जो हैं वो हमेशा एक बारे में बात करते हैं सॉलिड टू पॉइंट्स के बारे में, सॉलिड टू पॉइंट्स के बारे में, जिसे सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट कहा जाता है। तो वन डायमेंशन की अगर बात होती है, ठीक है, तो शेप होता ही नहीं, 1D में कोई शेप नहीं होता, सॉलिड हमेशा 3D शेप में होता है और सरफेस हमेशा 2D शेप, मतलब ये डी का मतलब डायमेंशन है। अब जैसे कि हम मेरे पीछे जो पूरा एरिया है, ठीक है, अब जैसे तुम लोगों का जो फ़ोन की स्क्रीन है वो 2D है क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ आ रही है, लेकिन अब फ़ोन की लंबाई चौड़ाई और हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ले लो, ठीक है, तब वो क्या चीज़ हो जाती है, 3D हो जाती है, मतलब किसी एक पॉइंट से, ठीक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3D है, ये मामला कैसा है, 3D, ठीक। द टर्म विच मीन समथिंग दैट हैज़ लेंथ ब्रेथ ओनली, उसे 2D कहा जाता है। तो वेयर एज अ पॉइंट हैज़ नो पार्ट हैज़ अ लॉन्ग लेंथ, तो पॉइंट की कोई भी पार्ट नहीं होती, उसकी एक लंबी सी लेंथ होती है। दीज टर्म विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पोस्टुलेट बेटर,
तो वो बात समझनी है। ठीक? तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है? पहला पॉस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कि मान लो हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा था और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था। ठीक, अब समझो ज़रा। तो इस पॉस्टुलेट के अंदर क्या है कि यहाँ से एक इधर लाइन जा सकती है, इधर 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 भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक, इधर से ये लाइन इधर जा रही थी, 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 इधर जा रही थी। मतलब कि कोई भी दो रैंडम पॉइंट, कोई भी दो रैंडम पॉइंट, कहीं के भी पॉइंट उठा लो, कैसे भी पॉइंट उठा लो, उनसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन तो मिल ही जाएगी, उनसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन तो मिल जाएगी। बाकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देगी, ज्वाइन कर देगी। वो स्ट्रेट लाइन तो गारंटीड है कि मिल जाएगी पी और क्यू के बीच में। ठीक है ना, ये था पहला पॉस्टुलेट। समझ गए कि मतलब अगर कोई दो रैंडम पॉइंट ले लो, मतलब कहीं के भी पॉइंट्स उठा लो, ठीक है, तो जैसे ही वो पॉइंट लोगे, ठीक है, तो उनसे हमेशा दो लाइनें तो बन जानी। क्लियर? नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन भी कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ठीक है, देखो अब जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पर एक लाइन बना देते हैं। क्या कर देते हैं? इस पर एक लाइन बना देते हैं। ठीक, हम ये वाला पॉइंट बता देते हैं, फिर एक लाइन बना देते हैं। ठीक, हमने एक लाइन बनाई। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, एक हमारा ये पॉइंट है, एक हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक, तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दोनों तरफ टर्मिनेटेड लाइन है, ये मामला इतना ही हो चुका है इसका। तो इसके आगे हम कितनी भी लाइन बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, बढ़ा सकते हैं। और इसके इस तरफ भी हम कितनी भी लाइन बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो बस यही बात बतानी। ठीक, कि मतलब कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, ये सेकंड पॉस्टुलेट कहता है। ठीक, इनडेफिनेटली, है ना। पॉस्टुलेट 3 क्या कहता है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हाँ, बात बात तो सही है। अब मान लो हमने ये सेंटर ले लिया, ठीक है, तो इस सेंटर पर हम कोई भी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कोई भी हमारी रेडियस हो सकती है, हो सकती है ना। मतलब एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सर्कल ही बनेगा, बनेगा हमेशा सर्कल, लेकिन उस सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी सेंटर ले लो। ये हमने सेंटर ले लिया, ठीक, तो इस सेंटर पे हम ये वाला गोला बना देंगे, है ना। हम लोग थोड़ा बन जाए ऐसे करते हैं। बस क्लियर है ये बात कही पॉस्टुलेट 3 में। पॉस्टुलेट 4 क्या कहता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। जितने राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक, तो ये जो जैसे कि 90 डिग्री बना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी लाइन जाएगी, है ना, या फिर ऐसे कोई भी लाइन जाएगी, तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, सब आपस में एंगल बराबर, सारे एंगल बराबर है। जितने भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक, पॉस्टुलेट 5 क्या कहता है? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड। अगर मान लो कोई दो लाइनें थी, एक ये लाइन थी, एक ऐसे करके लाइन थी, ठीक, इनको कोई तीसरी लाइन काट दे, इनको कोई क्या कर दे? तीसरी लाइन काट दे। ठीक, सच वे दैट द सम ऑफ द इनर एंगल्स, तो उनके जो ये अंदर के एंगल्स होते हैं, उनके जो ये अंदर के एंगल्स होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, लेस देन टू राइट एंगल्स, वो हमेशा टू राइट एंगल के टू राइट एंगल के सम के कम होते हैं। मतलब कि 180 डिग्री से हमेशा क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे बच्चा लोग? कम होंगे, लेस देन 180 होंगे। ठीक, लेस देन 180 होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ा जाए, ठीक, तो हमेशा वो 180 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर? ये बात बताइए पॉस्टुलेट 5 में। अब थ्योरम आती है। अरे भैया, थ्योरम उसके बाद एक्सरसाइज होगी गारंटी। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब कि दो अगर लाइन है, एक ये लाइन है और एक मान लो ऐसे करके लाइन जा रही थी, ठीक, तो इन दो लाइनों के बीच में हमेशा एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा, वन कॉमन पॉइंट, इसके अलावा नहीं मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अगर दो लाइनें हैं तो उन दो लाइनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? समझे? ये बात एकदम चकाचक क्लियर है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
जैसे कि हमने दो लाइनें ली, एक लाइन एल ली, एक लाइन एम ली, अब इनको काट दिया तो पॉइंट पी पे कटे। तो पॉइंट पी के अलावा कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या दोनों के बीच में? ऐसा तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, पर इन दोनों के बीच का इकलौता कॉमन पॉइंट वो यही है, वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, क्लियर? अब चालू हो जाते एक्सरसाइज। समझो भैया, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे आंसर, आप बहुत मजा आएगा। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स? बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने सवालों का जवाब भी देना है, मतलब रीजन भी देना है क्यों बताए। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अरे बाप रे, समझो समझो, अगर हमने एक ये पॉइंट बनाया, ठीक, एक ये पॉइंट बनाया, ठीक, तो इस एक पॉइंट से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। चलो भैया हम एक लाइन पास करा दें। हाँ सर, हो गई, एक ही पास होगी और नहीं हो सकती? सर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? ये लीजिए, अब स्ट्रेट ले जाएगी लाइन, अब एक और लाइन स्ट्रेट लेगा, एक और लाइन स्ट्रेट लेगा, ठीक, एक ये लाइन स्ट्रेट आ गई, ठीक, एक ये लाइन स्ट्रेट आ गई। कितनी सारी जा रही हैं भाई, कितनी भी जा सकती हैं यार, जाती ही जा रही हैं यार, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये देखो बढ़ती ही जा रही हैं, कितनी भी लाइन बना दो इस एक पॉइंट से, मतलब इस एक कॉमन पॉइंट से कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, मतलब पहला वाला फॉल्स है, पहला वाला क्या है? फॉल्स है। ठीक, एक लाइन से कितनी भी लाइनें जा सकती हैं। देयर कैन बी इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक, या फिर एक पॉइंट रखा हमने, इधर लाइन गई, इधर 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 गई, कितनी सारी लाइनें जा सकती हैं यार, कितनी सारी लाइनें जा सकती हैं, बहुत सारी जा सकती हैं। ठीक, बहुत सारी जा सकती है, चलो ठीक। अगला, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब बोला जा रहा है एक ये पॉइंट है हमने फिक्स कर दिया, एक ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, तो इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में, इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं। लाइन के बीच में यहाँ से यहाँ तक ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ही तो है, इसके अलावा कहीं से कोई और लाइन जा रही है? जा पाएगी क्या? अब इन दो पॉइंट के बीच में लाइन बनाओगे फिर से वही लाइन बनेगी। हाँ सर वही लाइन बनेगी, चलो एक और बना लो भाई, बार बार एक ही लाइन तो आ रही है, सिंगल लाइन ही तो आ रही है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दो लाइन के बीच में हमेशा एक सिंगल लाइन जाएगी, ये बात कन्फर्म है। ये बात क्या है बच्चा लोग? कन्फर्म। क्या है? कन्फर्म। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। तीसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। भाई बिल्कुल, एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इसको इधर बढ़ा दो आगे जितनी भी बढ़ा सकते हो, इधर बढ़ा दो आगे जितनी भी बढ़ा सकते हो। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। देखो, एक टर्मिनेटेड लाइन को कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक, अगला, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल बराबर है, भाई देखो एक ये सर्कल ले लो, ठीक, एक ये सर्कल ले लो, है ना। अगर दो सर्कल क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो रेडियस होगी, मतलब ये आर और ये वाली आर, ये आपस में बराबर होगी। हाँ भाई बिल्कुल बराबर होगी, अगर सर्कल बराबर है तो रेडियस बराबर। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन फिगर 5.9 ए बी पी क्यू एक्स वाई, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ट्रू है मामला, मामला ट्रू है। ये वाला भी ट्रू था, ये वाला मामला भी ट्रू था, दो फॉल्स तो बाकी सब ट्रू है। क्यों? क्योंकि भैया एक एक्सियम था, हमने पढ़ा था 3-4 वाला कुछ, कि अगर पहली वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ के बराबर है और दूसरी वाली चीज़ किसी तीसरी चीज़ के बराबर है, तो तीसरी वाली चीज़ हमेशा पहली वाली चीज़ के बराबर होती है। पढ़ा था। हाँ, देखो एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम था, ठीक है ना, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, आपस में बराबर होती है। क्लियर? हाँ भाई, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट टू नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, और या फिर इसके अंदर कोई और चीज़ जो जिनको डिफाइन करना हो, तो व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, वो कौन से हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक, क्लियर? जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ठीक, समझो, है ना। तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सीखो, ये होती हैं पैरेलल लाइंस, एक ये लाइन ये गई और एक लाइन ये गई, ठीक है।
अब ये लाइन आपस में क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी? क्योंकि ये लाइन अगर आगे बढ़ाते जाओगे तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, ये लाइन ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आपस में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी मिलेगी नहीं, कभी भी काटेगी नहीं। तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अदर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, ठीक। पैरेलल लाइंस कैन बी टू और मोर लाइंस, पैरेलल लाइन दो या दो लाइन से ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जितनी निकलेगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक भी निकलेगी, और अगर एक और लाइन बना दोगे ऐसे करके, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकलेगी, ठीक, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक भी निकलेगी, ये बात बराबर। ये होती है पैरेलल लाइन्स, ये होती हैं क्या, पैरेलल लाइन्स, ठीक। ये अगली डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं भैया? परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को कट कर दें, जैसे कि एक लाइन गई, ये लाइन गई, तो ये आपस में कौन सी लाइन्स है? परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन है बच्चा लोग? परपेंडिकुलर लाइन्स है। ये मामला कैसा है? परपेंडिकुलर। और इन दो लाइनों के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, हर जगह 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो लिखा है परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल, द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन लाइन को क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ठीक। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो बच्चा लोग देखो, जैसे कि एक लाइन बना देते हैं हम ऐसे करके, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनती है, ठीक है ना, व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, मतलब लाइन को ये यहाँ पे खत्म हो गई, ये यहाँ पे खत्म हो गई, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब अब ये लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये जो काम है इनके साथ ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट, ठीक। देखो ये चीज़ लिखी, व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, जब लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट, क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, देन द लाइन इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। तब उस लाइन को क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो होते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। फिर बात आती है रेडियस ऑफ सर्कल की। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? अब जैसे कि हमने गोला बनाया, ठीक है ना, तो इस गोले के सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक, ये गोला है, इस गोले के सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा लोग? रेडियस कहा जाता है, ठीक। यही चीज लिखी हुई है। A radius of a circle is the line from any point on the circumference of the circle to the center of the circle। मतलब अगर इस सेंटर से तुम कहीं भी लाइन बनाओ, यहाँ से यहाँ तक बनाओ, यहाँ से यहाँ तक बनाओ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक बनाओ, है ना, ये हर जगह मामला रेडियस का है। ये हर जगह मामला क्या है? रेडियस का है। ये रेडियस है। सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड्स हो, चार एंगल्स हो, ठीक है। और सारे के सारे इंटरनल एंगल कैसे होने चाहिए? राइट एंगल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चा लोग? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ठीक। ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया था, ठीक। ये स्क्वायर है, ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो इसके अंदर के जितने एंगल होंगे, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब आपस में बराबर होंगे, 90 डिग्री होंगे, और ये चारों साइड्स क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्लियर? चकाचक। हाँ जी। कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स, दो पॉस्टुलेट्स को कंसीडर करो और बताना है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। दो मतलब पॉइंट लेना है ए और बी, उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है सी, मतलब दो पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ले लिया हमने ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक सी पॉइंट भी है, इस बात को बताना है, ठीक। हाँ भाई, तो ऐसा एक पॉस्टुलेट है। यस दीज पॉस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, ये पॉस्टुलेट जो हैं ऐसे टर्म्स को भी डिफाइन करते हैं जो अनडिफाइंड है, मतलब जिनको कभी डिफाइन नहीं किया गया। तो अनडिफाइंड टर्म्स इन द पॉस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। देखो, देयर आर मैनी पॉइंट्स दैट लाई इन अ प्लेन। जब भी कोई एक प्लेन होता है, जैसे कि एक प्लेन है, ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर कई सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, कई सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। इस लाइन के अंदर मतलब यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा,
अलग अलग जगह पे कई सारे पॉइंट्स होंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना? बट इन द postulates given here the position of the point C is not given as of whether it lies on the line segment joining AB or not। तो ये बात क्लियर नहीं है कि भैया इनमें से कहीं पर किसी एक जगह पर पॉइंट सी लाई कर रहा होगा, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, मतलब वो टॉप पे हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, नहीं हो सकता, प्लेन में हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। तो दीज postulates आर कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दीज टू सिचुएशन। ऐसा तब हो सकता है जब कोई ए बी लाइन हो और ए बी लाइन हो, उस लाइन के बीचों बीच यहाँ पर एक सी पॉइंट गारंटीड मिलेगा, मिड पॉइंट। ठीक है ना? ठीक। और दूसरा पॉइंट, पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट ए बी पे मिले ही ना। ठीक है, तो नो, दे डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो द एक्सियोम्स। तो ये पोस्टुलेट से नहीं है, ये कहाँ से आया बच्चा लोग? एक्सियोम से आया। कहाँ से आया? एक्सियोम से। अगला क्या था? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हो पर वो सेम लाइन पे ना हो? ठीक है भाई, हो सकता है। ठीक, तो हो सकता है भाई। ठीक है, हो सकता है भाई, क्लियर बात है कि भैया 3 पॉइंट हों लेकिन वो सेम लाइन पे ना है, जैसे कि ये बनाई हमने। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ होगा, हो सकता है। क्लियर, तो ये भी बात होगी क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, पोस्टुलेट्स एक्सियोम से ही हो जाएगा। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अगर कोई पॉइंट सी 2 पॉइंट ए बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक, और जहां पर ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक, ए सी जो लाइन है वो बी सी के बराबर है, तो प्रूव करना है कि ए सी जो है वो ए बी का आधा है, ए सी जो है वो ए बी का आधा हो जाएगा। एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग द फिगर। ठीक है भाई, तो हमने एक लाइन बनाई ए और बी, ठीक, और बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया सी। क्या ले लिया बच्चा लोग? पॉइंट ले लिया सी। तो जैसा कि दे रखा हुआ है कि जो ए सी है वो हमेशा बी सी के बराबर है यहाँ पर। ठीक, अब जोड़ दो भाई, एडिंग बोथ ए सी, बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स, ए सी को ऐड कर दो, तो ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। तो देखो, अगर ए सी और ए सी 2 बार जुड़ेंगे तो 2 ए सी हो जाएगा सर। बी सी ए सी जुड़ेगा, मतलब बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक, तो ये ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। तो ए सी बराबर 1/2 ए बी हो गया। हो गया, ये तो प्रूव करना था कि ए सी जो है वो हाफ ए पी के बराबर है। क्लियर, चकाचक हो गया भाई, यही तो लाना था, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी को, है ना, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहा गया। ठीक है भाई, तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये बात प्रूव करो कि कोई भी लाइन है उसका सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है भाई, तुमने एक ए से लेकर के बी तक हमने क्या कर ली? एक लाइन ले ली, हमने पॉइंट बनाया एक पी, एक पॉइंट बनाया हमने क्यू, एक ही पास में। ठीक है ना, ए बी को हमने एक लाइन सेगमेंट बना और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दो डिफरेंट मिड पॉइंट दे दिए। ठीक, दो डिफरेंट मिड पॉइंट दे दिए, पी क्यू, पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स। ठीक, क्या दे दिया हमने? दो डिफरेंट मिड पॉइंट दे दिया। ठीक, अब जो ए से लेकर के पी तक की जो लेंथ होगी, ए पी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी से लेकर के बी तक के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। और ए से लेकर क्यू तक जो होगा वो क्यू से लेकर के बी तक बराबर हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। एंड ऑल्सो एक और चीज कि जो पी से लेकर के बी तक होगा, ठीक, प्लस ए से लेकर के पी तक होगा, वो मिला करके ए बी आएगा। हाँ सर, आएगा। ठीक, इसका मतलब एज इट कोइंसाइड्स विद ए बी, मतलब कि ये जो पी वाला पॉइंट है ये ए बी लाइन के अंदर ही तो आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई ना? ये बात क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से सिमिलरली कि जो क्यू से लेकर के बी तक पॉइंट होगा, क्यू से लेकर के बी तक पॉइंट होगा, प्लस ए से लेकर के क्यू तक पॉइंट होगा, ये भी ए बी के अंदर आ रहा होगा।
हाँ सर आ रहा हो। अब ए बी लाइन दोनों बराबर है। अब देखो नाउ, ठीक, अब इक्वेशन जो हमारी बनती है, ठीक है, ऐड कर दो ए पी को। नाउ एडिंग ए पी टू एल एच एस एंड आर एच एस ऑफ ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो ए पी जो पी बी के बराबर है, यहाँ पर ए पी जो पी बी के बराबर था, इसके अंदर क्या करो, दोनों तरफ ए पी को जोड़ दो क्योंकि मामला बराबर है। ठीक, तो ए पी प्लस ए पी बराबर पी बी प्लस ए पी। तो जब ए से लेकर के पी तक, ए से लेकर के पी तक जुड़ेगा तो टू ए पी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। पी बी ए भी जोड़ दो, पी से लेकर के बी तक जोड़ा और पी से लेकर के ए तक जोड़ा, तो ए से लेकर के बी तक बन गया, ए भी बन गया। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से दूसरे वाले में कर लो, मतलब कि इसमें कर लो ए क्यू और क्यू बी में। ठीक, तो इसके अंदर ए क्यू जोड़ना है, ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर क्यू बी प्लस ए क्यू। तो टू ए क्यू बराबर ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना। हाँ सर ए बी हो जाएगा। क्लियर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना आगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलेगा भाई, देखो कि जो ए बी है वो टू ए क्यू और टू ए पी के बराबर है। ठीक है ना, ए क्यू जो है वो टू ए बी और टू ए क्यू के बराबर है। ठीक, तो फ्रॉम 1 एंड 2, जो टू ए पी है वो टू ए क्यू के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है। इसका मतलब अब ये जो पी पॉइंट है, ये वाला जो पी पॉइंट है और ये वाला जो क्यू पॉइंट है, ये दोनों ही दोनों, ठीक है, सेम पॉइंट होगा। क्योंकि भैया जब ए पी ए क्यू के बराबर आ रहा है तो मतलब कि जो पी पॉइंट है वो क्यू पॉइंट के बराबर होगा, तभी तो कोई अगर एक लाइन बनेगी ऐसे कर करके, ठीक है, तो ये ए पॉइंट होगा, यहाँ पी पॉइंट होगा, यहाँ क्यू पॉइंट होगा और बी पॉइंट होगा। ये बराबर तभी तो आएगी जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बस यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स। ठीक है, दो डिफरेंट मिड पॉइंट्स हैं ए बी के। दस इट इज प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो इससे बात पता चलती है कि हर लाइन सेगमेंट के एक ही मिड पॉइंट है। ठीक, हेंस प्रूव। क्लियर, क्लियर। एक और क्वेश्चन इन फिगर 5.10 AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है ऊपर की तरीके से। ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है, ये तुम लोग खुद से करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वैसा ही का वैसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ। Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? तो जो axiom 5 की बात हुई है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है। अब एग्जाम 5 जो था, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बोला जा रहा था कि जो होल है, मतलब जो पूरा का पूरा है, वो हमेशा पार्ट से ज़्यादा क्यों होता है। तो इसके अंदर एक केक का एग्जाम्पल लिया गया, एक केक का एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है ना, एक केक का एग्जाम्पल लिया गया। तो इसमें लिखा गया व्हेन इट इज होल और कंप्लीट, मतलब जो वो होल है, कंप्लीट है, तो अज्यूम दैट इट मेजर्स 2 पाउंड, तो उसका वजन 2 पाउंड है, मतलब 2 किलो है। बट व्हेन अ पार्ट फ्रॉम इट इज टेकन आउट एंड मेजर्ड, और उसमें से कुछ छोटा बहुत जरा सा भी टुकड़ा निकाल लिया गया, ठीक है ना, तब उसका वजन किया गया, तो वो पहले वाले से कम निकलेगा। हाँ सर निकलेगा। तो फिफ्थ एग्जाम यही तो कहता है कि भैया जो यूनिवर्स में जो मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, है ना, अगर उसमें से, ठीक है, कोई पार्ट निकाल लिया जाएगा, ठीक, तो पार्ट हमेशा कम ही होगा मेन वाले से। ठीक, मतलब कि जो होल है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्ट। बस इतनी सी बात थी, बस इतना सा था यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, सिर्फ इतनी ही बातें थी। यूक्लिड ज्योमेट्री वन शॉट में खत्म, यूक्लिड ज्योमेट्री वन शॉट में खत्म, इतनी सी बात थी। अच्छे से पढ़ाई करो, इस चैप्टर को ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लोगे, बस ये नॉर्मल कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए होता है, ज़्यादा और कुछ किसी चीज़ों के लिए नहीं होता। ठीक, क्लियर है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे मत डालना भूलना, और अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना। ठीक, डोंट फियर, राज सर इज हियर। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है ना, तब तक के लिए राधे राधे।